आईटीपी हुआ, आईटीपी एक बीमारी है, उससे भी माशाल्लाह वो सेट हो गया, फिर उसको डेंगू हो गया, तो बड़ा बेचारा लड़ा है चीजों से। तो कभी कभी दुआ करते हो तो यार मेरे बच्चे के लिए भी दुआ करते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए हरदम दुआएं, मेरे बच्चों समेत अल्लाह आपका जो है वो नसीब अच्छा करे। चलो जी सर, हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट टू सेल पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? अच्छा बेटा, आज हमने ना सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर दिए। आज से हमने पास पेपर्स के जितने भी सवाल आए ना एक एक करके हम क्लास में ग्राउंड करते जाएंगे, और हर पास पेपर के सवाल से पहले मैं आपको पहले उसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि सवाल में ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्जाम क्या 3-4 चीजें थी, किसके उसके मार्क्स रखे थे, और अल्टीमेटली उस बंदे ने सवाल बनाया तो किस एरिया पे उसने ज्यादा मार्क्स रखे, किस पे कम मार्क्स, ठीक है जी, ताकि आपको पता चले कि जी पेपर बनाने वाले का जहन कैसे चलता है। ठीक है जी सर, हमने कॉस्ट टू सेल कवर किया था, और कॉस्ट टू सेल में हमने क्या देखा था सर? सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी, हमने देखी थी सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऐसा। अच्छा देखो, एक चीज दिमाग में रखना, जो चीज यहां पढ़ रहे हो ना अभी, ये जो इस किताब में लिखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट असल में कॉस्ट टू सेल में नहीं आती, लेकिन चूंकि तुम्हारे किताब में लिख दिया उसने तो हम उसी को चलाए जा रहे हैं। असल में जब हम पढ़ते हैं ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू का मतलब स्टैंडर्ड में लिखा है मार्केट तक लाने के बाद जो पैसे आपको मिलते हैं वो फेयर वैल्यू है, यानी फेयर वैल्यू में ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस हो चुकी होती है, ठीक है जी। तो उसको कॉस्ट टू सेल में से दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस बंदे ने किताब ड्राफ्ट की है उस बंदे को IFRS 13 की नॉलेज नहीं है। IFRS 13 में फेयर वैल्यू की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। उस बंदे ने किताब को फोकस किया और उठा के फेयर वैल्यू और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों डाल दी, जबकि फेयर वैल्यू में ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस हो चुकी होती है, ठीक है जी। अच्छा सर, तो आपने अभी क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर पेपर में गिवन हो तो आपने उसको माइनस कर देना है, क्योंकि आपकी किताब में और रिसेंट पास पेपर के सवालों में उसने ये काम किया है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप थोड़े टाइम बाद जब आओगे इंशाल्लाह ताला सी फाइनल में, तो पहली चीज जो आपको पढ़ाई जाएगी वो पढ़ाई जाएगी फेयर वैल्यू की डेफिनेशन, और हम उसमें बताएंगे जी फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी माइनस हुई होती, ठीक है जी। फिर सर फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में ऐसे भी होता है कि एक मार्केट में एक चीज 10 रुपए की है, आपने जाके बेची, एक बंदे ने आपको 10 रुपए का, दूसरे ने आपको जो है वो 9 रुपए का दिया, तीसरे ने आपको 11 रुपए का दिया, तो फिर क्या करना चाहिए? मोस्ट एडवांटेजेस पिक करना चाहिए या ऐसी मार्केट की प्राइस पिक करनी चाहिए जिसमें ट्रेडिंग ज्यादा हुई है? ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन जाके हम पढ़ेंगे कब? 4 घंटे की क्लासेस में फेयर वैल्यू की डेफिनेशन हम कवर करेंगे, ठीक है जी। इसमें इतने एस्पेक्ट्स हैं। आपके लेवल पे फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? सामने वाली पार्टी जो वैल्यू लगा दे वो, देन कॉस्ट टू सेल में आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोगे, पक्का? चलो जी, अब सेकंड केस सर हमारे पास क्या था? वेरी गुड सर, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। तीसरा सर लीगल चार्जेस। चौथा है हमारे पास सर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ऐसा। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसके अलावा हमारे पास ब्रोकरेज आएगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनल इंक्रीमेंटल होगा, एक्सटर्नल हमने लेना ही लेना। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ARTT में एक बंदा हमने रखा है, उसको हम तनख्वाह दे रहे हैं 50,000, चाहे वो हमें काम करके दे या ना करके। व्हाट इफ के सर हम उससे ये कह दें कि अगर तुमने एक स्टूडेंट हमें उसका एडमिशन क्लोज करके दिया तो मैं तुम्हें 2,000 रुपए दूंगा। अब बताओ सर, उसकी तनख्वाह डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ। अब जितने नंबर ऑफ एडमिशन बढ़ेंगे उसको में क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो पैसे आप उसको पे कर रहे हो ये क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। यानी फॉर एवरी एडमिशन यू हैव टू पे अ सम ऑफ से 5,000 रुपीज टू हिम। अगर आपका ऐसा बंदा कंपनी में बैठा हुआ है जिसको आपने कहा कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, तो अब ये पैसे क्या बन गए? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होगा कि अगर ये काम होगा तो हम बंदे को पैसे देंगे, और अगर ये काम नहीं हुआ तो हम बंदे को पैसे नहीं देंगे। तो सर ब्रोकरेज कौन सा जनाब? इंटरनल। इंटरनल में क्या आना चाहिए सर? ओनली इंक्रीमेंटल, ऐसा। फिर हमने सर ब्रोकरेज पढ़ा कौन सा?
फिर हमने पढ़ा सर कुछ चीजें जो है वो आपने ऑल टुगेदर एक्सक्लूड करनी है, और वो एक्सक्लूजन क्या क्या है सर कॉस्ट टू सेल में? सर एक्सक्लूजन है नंबर 1, पहली एक्सक्लूजन क्या चीज सर? एडवर्टाइजिंग किसके लिए? इमेज रिस्टोर करने के लिए, ऐसा। दूसरा यार देखो, कॉस्ट टू सेल पे आज तक 5 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, पांचों अटेम्प्ट्स में या तो एक एमसीक्यू आता है या ऐसी कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि यार ये चीज तो मुश्किल चीज है जिसको बच्चे को नहीं पता, वो बार बार या तो इस पे एमसीक्यू पूछता है, एक एमसीक्यू आता है 1.5 नंबर का, या इसमें वो कैलकुलेशन पूछता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर और सर मेरे पास क्या है? रीट्रेनिंग कॉस्ट, तीसरी चीज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसा। अच्छा, दो चीजें मैं और यहाँ लिख देता हूँ जो मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा सर। चौथी चीज जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है वो है जनाब इंटरेस्ट कॉस्ट, और पांचवी चीज है टैक्स। ये दो हम एक्सप्लेन करेंगे अपने 11वें या 12वें लेक्चर में, ठीक है। जब हमें इत्मीनान हो चुका होगा कि बाकी सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, तो ये दो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कॉस्ट टू सेल में टैक्स कैसे आता है और कॉस्ट टू सेल में इंटरेस्ट कैसे आता है। अभी आप अज्यूम करो 1, 2 और 3 ही चीज, ठीक है। ये मैंने लिखा है इसलिए ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो आपने मुझे याद दिलाना, ठीक है। अच्छा, अब बताएं सर, अगर मैं एक सवाल दूं मुझे कॉस्ट टू सेल निकाल के दे दूंगी, आ जाओ। इंश्योरेंस किस चीज के लिए? रस्ते का इंश्योरेंस अगर वो जरूरी है तो बाद आपको मार्केट तक ले जाने के लिए ना इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। अगर ऐसा है और वो जरूरी है, जैसे मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान कोई चीज मंगवाओ तो ट्रांजिट में इंश्योरेंस करवाना लॉ की रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। आप जितना सफर करोगे ना बाय सी, तो गुड्स की इंश्योरेंस करवाना बाय लॉ लाजमी है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस भी क्या होगा, लेकिन जब फाइनल में आओगे मैं कहूंगा ये नहीं लो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये रस्ते का खर्चा है, मार्केट तक लाने के जो खर्चे हैं वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू में से माइनस हुए हुए, लेकिन अभी आपने क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली यार एक ऐसी चीज है, यू हैव टू लिव विद इट, ठीक है ना। हम इसको इतना प्रेस नहीं कर सकते कि भाई आई कैप में जाके तो एहतजाज करते कि क्या पढ़ा रहे, मैंने जाने दे। बच्चों को बता दो, ये ना हो बच्चा कल सही चीज पढ़े और कहे कि यार ये तो भाई टीचर हमारा फेलू था। तो टीचर को पता है भाई, ठीक है, बाद में गालियां नहीं देना ना भाई। ये नजर आना शुरू हो गया है? नजर आ रही है या और बड़ा करूं? नजर आ रहा है, विजिबल है पक्का? चलो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं जमाल एंड कमाल लिमिटेड इज टेस्टिंग अ प्लांट फॉर इम्पेयरमेंट ऑन 31 दिसंबर 2020। फॉलोइंग आर द डिटेल्स। सर कैरिंग अमाउंट दी हुई है, फेयर वैल्यू भी दे दी है, वैल्यू इन यूज भी दे दी है, क्या चीज मिसिंग है? कॉस्ट टू सेल। सेकंड नीचे जो है वो कॉस्ट टू सेल की पूरी इंफॉर्मेशन। सर मुझे जरा ये बताएं कि इम्पेयरमेंट कितनी होगी। अच्छा, एक चीज और देखिए, व्हाट इफ कि एक कॉस्ट टू सेल आपने पे करना हो 1 साल आगे, तो साल के तौर पर आपने कोई चीज जाके बेची, ब्रोकर को आपने कहा कुछ पैसे अभी ले लो, कुछ पैसे साल बाद दूंगा, हैं? एक ब्रोकर को मैंने कहा मैं मेरा एसेट बेच दो, ब्रोकर ने कहा ठीक है मैं 1 लाख रुपए लूंगा। मैंने कहा देख हालात टाइट है, 50 अभी ले लियो, 50 1 साल
तो सर स्टैंडर्ड कहता है अगर कॉस्ट टू सेल 12 महीने से आगे जा रहा हो तो फिर आपने क्या करनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। क्या इसमें कोई ब्रोकरेज एक्सपेंस ऐसा है जो 12 महीने आगे जा रहा है, आप उसकी क्या निकालोगे? और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हथौड़ा? नहीं सर, डिस्काउंट रेट सर, वो यहाँ गिवन है सर। शुरू हो जाएगा, चलो कर दे। इससे ज्यादा चीजें सीए फाइनल के सवाल में भी कॉस्ट टू सेल में नहीं। बेहतरीन जी शहीद साहब, जबरदस्त। ऑफर प्राइस और बिड प्राइस वाला एमसीक्यू बस क्लास के एंड में मुझे याद दिला देना, आज लाजमी तो मैं एक्सप्लेन करके। हो गया, कर लिया जी। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा टैक्स इग्नोर करना है, इसमें टैक्स भी डल गया, ठीक है। तो वो भी क्या करना है आपने, टैक्स क्यों इग्नोर करना है डिस्कस जी। हो गया, मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास इस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है? 190। मुझे कैलकुलेट करना है रिकवरेबल अमाउंट, ये कैलकुलेट करना है मुझे अभी। रिकवरेबल अमाउंट में एक चीज तो है मेरे पास वैल्यू इन यूज, जो कि यहाँ गिवन है, कितनी? 140। दूसरा है मेरे पास सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो सर फेयर वैल्यू मेरे पास 160 तो है, लेकिन कॉस्ट टू सेल अभी मुझे मालूम करनी है। वो मालूम करूंगा तो मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा। वैल्यू न्यूज से कंपेयर करूंगा उसको तो रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा, और फिर मैं चेक कर पाऊंगा कि इंपेयरमेंट है या नहीं है। ऐसा सबसे पहले आप मुझे बताओ सर, मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट टू सेल। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आएंगे जी सर, बिल्कुल आएंगे 2.5। लीगल चार्जेस आएंगे, लीगल चार्जेस कितना? 1.5। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आएंगे, यस सर 1.25। मार्केटिंग फॉर इमेज रिस्टोरेशन नहीं आएगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर डिस्पोजल नहीं आएगा। ब्रोकरेज आएगा सर, ब्रोकरेज दोनों आएंगे। एक तो करंट आ जाएगा कितना 2.1 मिलियन, और एक है 3.3 डिवाइडेड बाय 1.1, एक साल बाद हमने पे करना है, 3 आ जाएगा। अब इनकम टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा याद रखना, एसेट के बेचने में अगर कोई गेन होगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़े, तो ये याद रखना, ये डिस्पोजल पे टैक्स नहीं है, गेन पे टैक्स है। ये डिस्पोजल पे टैक्स नहीं लगा, एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगा, बल्कि गेन पे टैक्स लगा। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब डिस्पोजल एज एन एक्टिविटी पे अगर कोई टैक्स होता है वो आपने लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मकान बेचते हो तो आपसे गवर्नमेंट क्या करती है सर, एक चार्ज ले लेती है, ठीक है जी। जो खरीदने वाला होता है सिर्फ एक चार्ज ले, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक प्लॉट था, मेरे ब्रदर इन लॉ के नाम पे था, ठीक है जी। उससे इस्लामाबाद में खरीदा, अपने पास रख लिया, ठीक है जी। अब जब हम गए इस्लामाबाद तो मैंने उससे क्या कहा, यार ये काम कर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे, क्योंकि मेरे टैक्स रिटर्न में दिखाना है जवाब। तो हम गए दोनों, 30,000 रुपए उसने भी दिए, 30,000 रुपए मैंने भी दिए, और वो क्या हुआ, उसके नाम से ट्रांसफर हो गए, मेरे नाम पे आ गया। ये जो टैक्स हमने पे किया ये क्या है, ये क्या गेन के ऊपर है? नहीं, ये किसके ऊपर है, एक्टिविटी के ऊपर है। तो सर आपने कौन सा टैक्स इग्नोर करना है, इनकम टैक्स इग्नोर करना है। कॉस्ट टू सेल में आपने डिस्पोजल पे अगर कोई इनकम आई है, आप एक एसेट खरीदते सस्ता हो बेचते महंगा हो, तो क्या हो जाता है, आपको गेन हो जाता है। गेन होता है तो उस पर टैक्स देना लाजमी। अच्छा, उस पर टैक्स देना तो उसको कॉस्ट टू सेल में डालना नहीं है। सर अब मिसाल देता हूं, मैंने एक एसेट खरीदा सर,
उसकी कॉस्ट थी 100 रुपए, उसको मैंने डेप्रिशिएट किया एक साल 20 रुपए से, कितना रह गया? अगर आज जाके इसको मैं मार्केट में 90 रुपए में बेच दूं तो 10 रुपए का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। FBR इस गेन पे टैक्स काटेगा से 30% के हिसाब से 3 रुपए। क्या ये कॉस्ट टू सेल में डालना चाहिए? नहीं सर, ये नहीं डालना चाहिए। क्यों? स्टैंडर्ड कह रहा है ये इनकम पे टैक्स है, ये डिस्पोजल की एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं है। ये बात समझ आ रही है? डिस्पोजल की एक्टिविटी पे टैक्स क्या होता? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे कहता है जो भी बंदा एसेट डिस्पोज करेगा 2 रुपए जमा कराएगा। अब ये क्या है सर, चाहे आपको गेन है चाहे लॉस है, आपको हर हाल में ये 2 रुपए देने हैं। तो फिर हम कहते हैं जनाब ये गेन पे नहीं है, बल्कि अब बताओ कौन सा इनकम टैक्स आपने इग्नोर करना है? कौन सा टैक्स इग्नोर करना है आपने? इनकम टैक्स इग्नोर करना है। और कौन सा टैक्स आपने इनकॉर्पोरेट करना है कॉस्ट टू सेल में? सर जो एक्टिविटी के ऊपर हो। ऐसा है? अब बताया मैंने आपको ये दोनों बातें एक्सप्लेन कर, इंटरेस्ट भी और टैक्स भी। सर इंटरेस्ट कैसे आपने एक्सप्लेन किया? 3.3 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली आप, क्या आ गई? 3 रुपए आ गई। क्या आ गई? 3 रुपए आ गई। ये जो 0.3 का अमाउंट आपने एक्सक्लूड किया ना, इसको स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स में इंटरेस्ट कहता है। स्टैंडर्ड कहता है ब्रोकर अगर आपसे अभी पैसे लेता तो कितने ले लेता? 3 ले लेता, लेकिन आपने चूंकि उसको 1 साल आगे देने का वादा किया है तो ब्रोकर ने इसमें 0.3 पैसा बढ़ा दिया है। ठीक है जी, और ये 0.3 पैसा क्या है? इंटरेस्ट है। अब बताओ आपने दो चीजें सीखी, आपने इनकम टैक्स नहीं लेना किसमें? कॉस्ट टू सेल में। और दूसरा आपने देखो, मैं फिर आपको बता दूं, पास ये जो पेपर देने जाओगे ना उसमें एक चीज भी मेरे बच्चों ऐसी नहीं होगी जो आप क्लास से नहीं देख के गए, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा काफी डिटेल में रहा हूँ। लेकिन इसका फायदा 0 रुपए का अगर आप ये चीजें रिटेन नहीं करोगे। आपको ये बारीकियां याद रहनी चाहिए। एक बंदा पेपर देने के बाद कहता है मेरा पूरा पेपर अच्छा हुआ लेकिन मेरे 34 मार्क्स आए, तो वो जाके करता ही है कि सर जो चीजें नहीं लेनी है वो लेके आ जाएगा, और जो चीजें जिस तरह इनकॉर्पोरेट करनी है वो इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ये चीजें याद रहेंगी? आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेने हैं, आपको जो है वो लीगल चार्जेस लेने हैं, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेने हैं, आपको मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं लेना, आपको ब्रोकरेज अगर बाद में पे हो रहा है तो आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपने इनकम टैक्स जो है वो डिस्पोजल के ऊपर अगर कोई इनकम अराइज हो रहा है उस पर टैक्स देना है तो वो आपने नहीं लेना। ये कर लोगे मैनेज? अब बताएं सर मेरे पास और इसके अलावा कुछ है? रीट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लेनी। रिडंडेंसी कॉस्ट ये क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय रिडंडेंसी कॉस्ट? जी, रिडंडेंट किसको कहते हैं? निकालने को। निकालने को रिडंडेंसी कॉस्ट का मतलब बात होगा आप मजदूर को निकाल देते हो, आप कहते हैं यार ये बस का किराया ले जा साथ में, या ये 2 महीने की तनख्वाह रख और जब तक तेरे को नौकरी नहीं मिलती इस पे गुजारा कर, ये कहलाती है रिडंडेंसी कॉस्ट। ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एसेट को बेचने के लिए जरूरी खर्चा है? नहीं सर। जिस तरह रीट्रेनिंग आपने इग्नोर किया है, रिडंडेंसी कॉस्ट भी आप क्या करोगे? ऐसा? रिडंडेंट का मतलब उससे क्या होता है सर? मैं कहता हूँ एक मजदूर ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो काम करो एक को फारिग कर दो, रिडंडेंसी हो रही है। क्या मतलब? रिपीटेशन हो रही है, काम की जरूरत नहीं है। तो सर रिडंडेंट का मतलब क्या? जब आप किसी को निकालते हो तो आप क्या पे करते हो उसको? 1 आध महीने की तनख्वाह पे करते हो, अच्छे लोग पे करते हैं, बगैरतों की कमी नहीं है। ठीक है जी, तो निकाल देते हैं एम्प्लॉय को और क्या दे देते हैं साथ में? 2 महीने की तनख्वाह। क्यों? हम कहते हैं 2 महीने में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं, 2 महीनों में तुम अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदते रहना। ये बात समझ आती है? अब बताओ रिडंडेंसी कॉस्ट हमने लेनी? नहीं सर। इससे ज्यादा मैंने आपको कहा डिटेल में सीए फाइनल में भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अब बताओ मेरा टोटल 10 पॉइंट। अब बताओ सर मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट टू सेल 149.6। ऐसा? अब बताएं सर मेरे पास वैल्यू न्यूज 140 है, फेयरवेल डेस्क कॉस्ट टू सेल 149.6 है, रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 9.6। नशइयों हिरवंचियों 149.6, रिकवरेबल अमाउंट इनमें से नेट कर दिया भाई ने। हाँ जी, इंपेयरमेंट है इसमें? यस सर। कितनी? हाँ जी, और कोई शॉर्ट मारना है तो मार दो। हाँ? 40.4 का क्या आ गया सर हमारे पास?
इस सवाल को आपने इतना बड़ा स्टैरिक लगाना है कि ये आपने पेपर से पहले जरूर देखना है, ठीक है जी। ये ऐसा सवाल है जिसमें कॉस्ट टू सेल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हुआ, ठीक है। बिल्कुल सही कहा भाई, डीकमीशनिंग इज समथिंग एल्स। एम्प्लॉय को रोकने की कॉस्ट अलग चीज है। जी मेरा बच्चा, बोले 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 बोले, मतलब वो कॉस्ट टू सेल का पार्ट है। ब्रोकरेज बेटा, वो ब्रोकरेज जो आपने अभी अभी पे किया वो तो ले लेना है आपने, लेकिन जो ब्रोकरेज 12 महीने बियॉन्ड पे होगा आपने उसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जी मेरा बच्चा, सवाल है किसी का? कौन सा फोल्डर? अच्छा, एक ही चीज है, रिडंडेंसी पेमेंट की एग्जांपल्स क्या है? गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक किसको दिया जाता है? उन हिलते हुए बुड्ढों को जिनसे आपको लगता है कि अभी काम नहीं होना, आप उनको एक काम करें, फारिग कर दें, ठीक है जी। और फारिग होने के लिए अब एक बड़ा दर्द मतलब एक ऐसा फैसला है जैसे इंसान को, कंपनी को दर्द होता है। क्यों? एक बंदे ने आपको अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम दिया, ठीक है, अब वो बुढ़ा हो गया, अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं कर पा रहा, आप उसको फारिग करें तो आप क्या करें? आप उसको कम से कम 2-2.5 साल की सैलरी दें, 2-2.5 साल की 36 सैलरीज आमतौर पर गोल्डन हैंडशेक में मिलती है, ठीक। सर फिर एक चीज कहलाती है VSS, ये आप नाम सुन लो, पता नहीं आपके काम आए नहीं है, लेकिन काम जरूर आएंगे आगे। VSS क्या है सर? जी, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम। आपने एम्प्लॉय को निकालना है, 6 महीने की तनख्वाह दे दो, ठीक है जी। ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं? गोल्डन हैंडशेक हो या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम हो, ये है रिडंडेंसी पेमेंट्स। क्या है ये? लोगों को निकालने के पैसे, टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, ऐसा पक्का। ग्रेजुटी एक अलग चीज है। ग्रेजुटी अभी तुम टैक्स में पढ़ोगे, चलो मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। सेपरेशन स्कीम, तलाक देने के स्कीम में जो आप पैसे देते हो, ये वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम। ये है ये कि आपने एम्प्लॉय को निकालना है, आप उसको 6-8 महीने की तनख्वाह दे दो, लेस देन ईयर, ठीक है। आमतौर पर 36 महीने की सैलरी होती है, 36 महीने की बेसिक सैलरी होती है। आप कहते हो यार ये ले और भाई घर बैठ जा, ठीक है, वो 3 साल और तेरे हैं, ठीक है जी। ग्रेचुटी क्या होती है? ये अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज बता रहा हूँ। ग्रेचुटी ये मिसाल के तौर पर कि ये बंदा कंपनी के लिए बड़ा जबरदस्त है, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? हारिस। हारिस मिसाल के तौर पर, हारिस हमारा एक स्टार एम्प्लॉय है। हमने हारिस को कहा, हारिस तुमने कंपनी के साथ जितने भी साल गुजारने हैं ना, गुजारो, जब तुम छोड़ के जा रहे होगे ना, तुम्हारी आखिरी सैलरी जो होगी ना, लास्ट सैलरी जो तुम्हारी मिल रही होगी, तुम्हें मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स यू सर्व, इतना पैसा हम तुम्हें देंगे। तो हारिस हमारे साथ ना कोई 10 साल लगाए, कितने, और हारिस की आखिरी सैलरी थी 3 लाख रुपए, तो हम हारिस को ग्रेचुटी कितनी देंगे? 30 लाख रुपए, ये ग्रेचुटी है। तो ग्रेचुटी प्रमोट करती है किस चीज को? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी के साथ रहो। आप जितने साल रुकोगे क्या होगा, एक सैलरी आपकी ऐड होती जाएगी, ठीक है। इनकम टैक्स ऑन गेन दोबारा एक्सप्लेन कर दें बेटा। जब आप एक एसेट बेचने जाते हो तो आपको बाज़ औक़ात बेचने पे फायदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी एक गाड़ी बेची अभी, गाड़ी की कैरिंग अमाउंट अगर मैं निकालता तो शायद 5 लाख भी नहीं होती, मैंने 23 लाख रुपए में बेच दी, तो मुझे क्या हो गया? गेन हो गया। क्या आप उस पर टैक्स पे करेंगे? उसूलन पे करना चाहिए, ठीक है जी, उसूलन उस पर हमें टैक्स पे करना चाहिए, बिल्कुल बनता है, ऐसा है, हैं? तो गेन इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ इंक्लूड नहीं करना, इनकम टैक्स को यहाँ इंक्लूड, लेकिन पैसा देना है आपने, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये बड़ी गलत बात है कि आप पैसा ना दो, ठीक है जी। आप लोग क्या समझते हो यार, क्या सारी चोर हैं? सही समझते हो? आगे बढ़ो सर। नहीं, मैं टैक्स पे करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं एज क्लोज एज प्रॉपर टैक्स पे करूँ, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बोल सकूँ ना कि यार एक आपकी जो है वो नेशनल ड्यूटी है ये, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिलीजियस व्यू पॉइंट पे किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत है। ये जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को नहीं दो, आप गवर्नमेंट वेलफेयर पे लगाएगी ना, आप खुद लगा दो वेलफेयर, ठीक है, लेकिन कोशिश करोगे ये पैसा
निकले जरूर तुम्हारे पास, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लास में नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे नज़र में पाकिस्तान वैसे एक मुल्क है जैसे एक इंडिया एक मुल्क है, जैसे भूटान एक मुल्क है, जैसे नेपाल एक मुल्क है, जैसे अमेरिका एक मुल्क है। तो हम यहाँ रहते हैं, इसलिए नहीं रहते हैं कि ये कोई इस्लाम का किला है और पता नहीं ये जो चेपने की बातें हमें बचपन में पढ़ाई गई थी, ठीक है जी, कि इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज अ कंट्री, ठीक है, और हमारी जमीन है, हम यहाँ रहते हैं, तो हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, नॉट बिकॉज द फैक्ट कि ये कोई इस्लाम का किला है। ये जो टोपी ड्रामे हमारे साथ बचपन में हुए हैं, ठीक है जी, जो हमें पूरा पूरा जो है वो पाकिस्तान स्टडीज जो बनाया गया हमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जो है वो कुछ मखसूस कौमों को बड़ा बेनिफिट है, उनकी रिप्रेजेंटेशन स्टैब्लिशमेंट में ज्यादा है, कुछ लोग की नहीं है। तो दिस इज एज नॉर्मल अ कंट्री जैसे आपकी जो है वो दूसरी कोई कंट्री जैसा, ठीक है जी। तो इसको कोई ऐसा नहीं है, ये सोमालिया तो शायद बुरा मुल्क है, सोमालिया में सारे सोमाली हैं, यहाँ सारे पंजाबी हैं, पठान हैं, उर्दू स्पीकिंग है, बलोच हैं, ठीक है, हर बंदे का अपना हिसाब है। तो इस टोपी ड्रामे में नहीं आना कि यहाँ से एक फौज निकलेगी जो जाके हजरत मेहदी की हेल्प करेगी, वो ये जगह नहीं है, वो ईरान और अफगानिस्तान में से कोई निकलेंगे, तो मैं उनका मुंह लगता है, ठीक है जी। तो ये क्रूअल फैक्ट्स है, ठीक है। और एक किताब में तो मैं जरूर कहूंगा जरूर पढ़ना, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री जरूर पढ़ना, ठीक है जी। और एक और मैं किताब तुम्हें वो दे रहा हूँ, द लास्ट मुगल, ठीक है, द लास्ट मुगल है उसकी, नहीं नहीं, हेनरी डेलरिम्पल की, ठीक है, डेलरिम्पल उसका राइटल है, नाम उसका सेकंड नाम मुझे याद है, डेलरिम्पल, ठीक है जी। द लास्ट मुगल जरूर पढ़ना, अगर तुम अपना पास, अपने बुजुर्गों का पास जानना चाहते हो, क्या थे लोग, जरूर पढ़ना है, नहीं जानना चाहते हो, मुझे पता है यार नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी कौम में माशाल्लाह, हमारे यहाँ के लोगों में, मैं कौम नहीं कहूंगा, हम एक छोटा सा हुजूम है, लेकिन लोगों में जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खैर का काम बहुत करते हैं, ठीक है। किसी की मदद करनी हो तो खास तौर पे कराची में, खास तौर पे कराची को अल्लाह ताला ने जो है वो कराची वालों को दिल बड़े दिए हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प करने में सबसे आगे। ये मैं पूरा पाकिस्तान घूमने के बाद, पाकिस्तान से बाहर घूमने के बाद, 7-8 कंट्रीज में घूमने के बाद तुम्हें एक स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है, कि कराची के जैसे लोग कहीं पे भी, इसलिए कि मैं कराची में रहता हूँ, इसलिए कि ऐसा है। चलो जी, मिनाजुल आबिदीन, चलो भाई, मैं एक छोटा सा वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए एक किताब रिकमेंड की है कि कभी टाइम मिले लेकर आना, द लास्ट मुगल, उसको पढ़ना जरूर। उसमें जो मतलब मुगलों की हिस्ट्री दी हुई है ना, उसपे एक 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 फौजी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फौजी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को जो कि यूके में बैठी है, उसको एक लेटर लिख रहा है, और उस लेटर में वो लिखता है कि जी जिस मुल्क पे हम कब्जा करने वाले हैं इस वक्त, वो उन्होंने ना दिल्ली को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, दिल्ली को जो है उन्होंने मतलब क्या कहते हैं उसको, घेरा डाला हुआ था दिल्ली के ऊपर, अंदर बहादुर शाह जफर मौजूद है, आखिरी मुगल वहां मौजूद है, और वो क्या कर रहा है, वो सिपाही अपनी महबूबा को लेटर लिख रहा है, और उस लेटर में वो लिखता है कि जी हम सुबह दिल्ली को कब्जा कर लेंगे, और इनके तो ऐसे हालात हैं, ये तो ऐसे बेगैरत लोग हैं, ठीक है ना, कि इनके ऊपर अगर हम हमला नहीं करते तो कोई जंगली भी आके इन पे कब्जा कर ले, ये इतने बेकार लोग हैं। इनमें जो है वो ये उठते ही दोपहर को, इनकी सुबह जो है वो शुरू ही जो है वो दोपहर को होती है, ये दोपहर को उठते हैं, काम धंधा करते हैं थोड़ा बहुत, ये शाम में बैठ जाते हैं तो मुशायरों की महफिल लग जाती है, यूजलेस चीज। फिर वो मुशायरों की महफिल खत्म होती है तो कुछ शरीफ लोग घर चले जाते हैं, बाकी के शरीफ लोग जो है वो फिर दारू का दौर चलता है, ठीक है जी, और फिर कुछ शरीफ लोग और घर चले जाते हैं, तो बाकी के शरीफ लोग जो है ना वो रात में फिर मजीद उनकी कुछ एक्टिविटीज होती है वो करते हैं। ये किताब में लिखा है, ये हमारे बुजुर्गों की बात है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो सारे शरीफ सो जाते हैं,
फिर वो सुबह का पूरा फेज जो निकलता है तो वो किसी काम में नहीं निकलता, कहता है इनको हम मारेंगे, इनको तो हमने जाके झूठे मारने हैं कि लड़ेंगे थोड़ी हमसे। तो ये हाल है भाई, आप जाके पढ़ना जरा, हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। बड़ा कुर्बानियां दी है जी हमने, ठीक है जी। कुर्बानी सिर्फ उस कौम ने दी है जो इंडिया से हिजरत करके यहाँ आया, और कुर्बानी उस कौम ने दी है जो कश्मीर का एक टुकड़ा आजाद करके आपको ला दी, बस, बाकी कोई कुर्बानी नहीं, ठीक। देखेंगे इसको बाद में, ठीक है जी। अब आते हैं हम यहाँ पे 1 करोड़ लोग, ये भी एक टोपी है, ठीक है जी। वो देखते हैं, बहुत ड्रामा है इसके अंदर। ये सही कहा। चले जी, संडे को हमारी सुबह भी 3 बजे होती है और मैं इतना शरीफ हूं कि रात को कुछ नहीं करता। यहाँ देख लो यार, मैं उर्दू जुबान में, निम्रा बाजी आप एक तो लेट आई हैं, फिर आप पूरी क्लास को रोक के कह रही हैं वापस वापस बताओ, तो वक्त पे आया करो ना। देखो हमने एक पढ़ा कि टैक्स आपने जब लेना है जब टैक्स एक्टिविटी पे लग रहा हो। एक्टिविटी का मतलब जब आप कोई काम करने जाओ और आप पे गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, साल के तौर पर आप जो है वो किसी जू में घुसे, आपको एक टिकट देना पड़ा, ये क्या है, आपकी एक्टिविटी पे टैक्स, ठीक है जी। ये बात समझ आती है। तो आपको गाड़ी बेच रहे हो, वो कहते हैं जी आपको गेन हो या लॉस हो, आपको 5,000 रुपए जमा कराने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये बेचने पे टैक्स है। तो बेचने पे जो टैक्स है वो आपने कॉस्ट टू सेल में लेना है, जो इनकम होने के बाद कोई टैक्स लगेगा वो आपने कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना। डन? अच्छा जी, चलो जी, बड़े हम एक स्टेप आगे। मेरे प्यारे बच्चों अब गौर से देखना, एक एग्जामिनर आपसे वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करवा रहा है, एक एग्जामिनर ने हरकत की और यकीन करो आसान काम किया, लेकिन उसके बावजूद लोग फेल हो गए। उसने कहा जी पहले साल का कैश फ्लो 100 रुपए, वैल्यू न्यूज निकालिए, कितना कितना कैश फ्लो, 100 रुपए। उसने कहा हर आगे वाले साल में 15% कैश फ्लो कम हो जाएगा, तो क्या करना था, ये 15% कम करना, क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दो 85% से, क्या आ जाएगा, और 15% कम करना है, इसका भी 85% ले लो, 72.3 कर लेते हैं। ऐसा ये आ गए हमारे 3 कैश फ्लो। ऐसा ये एग्जाम में नहीं हुआ लोगों से। एग्जामिनर ने कहा, बंदे ने कहा यार ये क्या तरीका है, एक ही साल का कैश फ्लो दिया, तीनों का नहीं दिया। तो उसने नीचे लिख के दे दिया कि बाकी के 2 सालों में आपने क्या करना है, कैश फ्लो को 15-15%। अब बताओ अगर मुझे वैल्यू न्यूज निकालनी है तो मैं क्या करूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें, और ऐसा है। अब मैं आपको अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दूं जिसमें कॉस्ट टू सेल का भी डाटा हो, इस तरह का भी डाटा हो, तो मैनेज कर लोगे। अच्छा मेरे साथ जरा रिकॉल कर लो कि कौन कौन सी चीजें वैल्यू न्यूज में एक्सक्लूड करनी है। आपने वैल्यू न्यूज में टैक्स नहीं लेना, इंटरेस्ट नहीं लेना, ओवरऑलिंग नहीं लेनी, फ्यूचर ओवरऑलिंग, और उसके नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज नहीं लेने, आपने पास रिसीवेबल नहीं लेना, आपने पास पेबल नहीं लेना। ऐसा कॉस्ट टू सेल में आपने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेना है, लीगल चार्जेस लेना है, ब्रोकरेज लेना है, सर ट्रांसपोर्टेशन लेना है, नहीं लेना तो आपने सर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं लेनी, रीट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लेनी, रिडंडेंसी कॉस्ट नहीं लेनी सर, और सर रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट नहीं लेनी, इंटरेस्ट नहीं लेना और टैक्स नहीं लेना। ऐसा चलो जी, आओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल मैं आपको दे रहा हूं विच कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नहीं ना, डेफिनेशन क्यों लोगे मेरा बच्चा, नॉन कैश है ना वो। आपके पास पेपर का क्वेश्चन, ठीक है, आपने इम्पेयरमेंट निकालनी, और बड़ा कर दूं उसको, ये क्वेश्चन नंबर उड़ा देता हूं ना, ये आपके सामने सर ये किताब आ जाएगी तो सारी चीजें आपके सामने, ठीक। ये कह रहे जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट, ये क्या होता है सर, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है यार, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सर ड्राफ्ट का मतलब ये फिगर्स अभी आवाम को पता नहीं है, अगर इसमें कोई गलती है तो सही कर सकते हो आप। रिपोर्ट हो गई तो फिर आपको गलती सही करना पड़ेगी IAS 8 के हिसाब से, वो भी आपके कोर्स का पार्ट, ठीक। अच्छा फिर ये कह रहे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास किसके, एप्रिकॉर्ड लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। आज क्या दिन है, 30 जून 2018 है आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने पड़े, ठीक है जी। सर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड अ प्लांट,
हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 600, ये आ गया हमारा कैरिंग अमाउंट। अब बताओ नीचे की पूरी एक्सरसाइज आपने ये देखना है कि 610 रिकवर हो पा रहे हैं या अच्छा। फिर वो कह रहे द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट हैज बीन डिटेरियोरेटिंग सिंस लास्ट ईयर व्हिच इज अफेक्टिंग द कंपनी सेल्स। तो कभी हमारा प्लांट हो गया खराब, मसले कर रहा है जिससे प्रोडक्शन प्रॉपर हो नहीं पा रही है, और प्रॉपर हो नहीं पा रही तो सेल्स हमारी क्या हो गई, गिर गई है, प्लांट खराब हो गया टेक्निकली, जिससे सेल्स कम हो गई है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन / estimates relate to the plant for the year ending 30th June 2019। हम किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े, 2018 पे खड़े, और नीचे जो डाटा दिया हुआ है वो 2019 का डाटा है, यानी अगले साल का डाटा है, यानी जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो कब के, नेक्स्ट ईयर के। ऐसा वो कह रहे जी अगले साल इनफ्लोज आएगा सेल्स से, कितना सर 250 मिलियन, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, ये कितना है जी 25 रुपए। फिर ये कह रहे जनाब डेप्रिसिएशन है 170, अब आपकी मर्जी है जो करना है करना, नहीं करना। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस अक्रूवल्स, ये कौन सा है, पास पेबल्स, ऐसा। फिर कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी नहीं लेना, एडिशनल इनफ्लोज ड्यू टू अपग्रेडेशन नहीं लेनी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मेंटेनेंस कॉस्ट ये लेनी है, मेंटेनेंस लेनी, और टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट्स ये भी नहीं लेनी। फिर वो कह रहे जनाब कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% इन 2020 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। अगले सालों में ये 15% कम होता रहेगा, लेकिन कितने सालों तक, उसने कहा इस एसिड की यूजफुल लाइफ 3 साल है, 1 साल आपको दे दिया उसने, अगले साल आपने 15% कम करना है, उसके अगले साल 15% कम करना है, डन। किसको 15% कम करोगे, सबको नहीं, आप नेट निकालने के बाद उसको 15% कम कर देना, सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। फिर उसने कहा जनाब एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570, एक बंदे ने हमें ऑफर किया है यानी बिड किया, ठीक है जी, कि मैं प्लांट खरीदना चाह रहा हूं, कितने में, 570 में। ये क्या, ये फेयर वैल्यू, ये क्या फेयर वैल्यू सर। फिर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर, आजा रोते वाले बाबा आजा, आजा सर। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर, हाँ जी, ये कॉस्ट टू सेल में आना चाहिए, हैं। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कहते हैं चरिया मानू, और क्या लिख के दे, वो वही अंग्रेजी लिख के दे, लीगल कॉस्ट, यस सर। कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन द, नहीं सर, इतना सिंपल सा मामला है, सिर्फ इस चीज के 2 नंबर थे, याद रहेगा। 10% 9% का रेट है, मुझे इंपेयरमेंट निकाल के दो, शाबाश। ऊपर वाले पैरा में सिर्फ काम की चीज क्या है, कैरिंग अमाउंट, वो कितनी है 610। बाकी चीजें देख के मुझे बताओ इंपेयरमेंट है या नहीं है, क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है। पहले सबसे पहले एक काम करो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालो, वो आसान है, फिर उसके बाद वैल्यू न्यूज की बात। जी बेटा कौन सी लेनी है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ बिल्कुल लेनी है। हमने वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में जो 6 चीजें इग्नोर करनी है, इसके अलावा जो खर्चा आएगा वो हमने लेना, ठीक है। बिल्कुल सही, ओके बेटा, डन। हो गया, मैं कर रहा हूं, चलो जी इसको मैं करवा रहा हूं, चेक कर लो कि तुमने सही किया या नहीं किया। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो मेरे पास सर सबसे पहले फेयर वैल्यू मौजूद है 570। अब कॉस्ट टू सेल में क्या डालना है, एक तो आपने डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डालनी है, ऐसा कितने की, आपने लीगल कॉस्ट भी डालनी है, क्या बचा 500,
ये आ गया मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों मैंने कैलकुलेट करना है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए मेरे पास सिर्फ 1 साल का डाटा है, दूसरा और तीसरा साल मैं आराम से कैलकुलेट कर लूंगा परसेंटेज लगा के। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से कैश फ्लो वैल्यू इन यूज में लेने? नंबर 1 इनफ्लोज फ्रॉम सेल अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट। इसका क्या मतलब अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन? विदाउट ओवरहॉलिंग। विदाउट ओवरहॉलिंग इसके कैश फ्लोज क्या होंगे? 250। मुझे बताओ मैं इनफ्लोज दे दूं। फिर जी सर ये ले लिया मैं, डन। फिर सर ऑपरेशन कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ऑपरेट करने की कॉस्ट कितनी? सर ये भी लेना है। क्या ये उस लिस्ट में है कि हमने जिनको नहीं लेना? और जी फिर डेप्रिसिएशन तो लेना ही लेना है? नहीं सर, इग्नोर करना है। फिर वो कह रहे हैं एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, पास्ट पेबल्स लेना? नहीं लेना सर। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी? नहीं सर। एडिशनल इनफ्लोज ड्यू टू ओवरहॉलिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन? नहीं। मेंटेनेंस कॉस्ट ये ले लिया। मैंने आपको बताया भी था कि एसेट को चलाने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट अगर सवाल में आएगी वो हमने वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में लेना है। ऐसा कितना? अब बताओ क्या बचा? 210 है। 250 रुपए के कैश फ्लो के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट 210 है। सर फिर टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट मट्टी पाए, सर ये भी नहीं लेना। क्या गई? 210। अब जो और सुना सर, सुनो क्या क्या इसके अलावा भी कुछ है? पहले काम करो जरा, इसको आगे लेके जाओ 85%। 178 पॉइंट और फिर 152 कर लू मट्टी को, ऐसा ना, राउंड ऑफ कर लिया मैंने। इसके अलावा भी कुछ है को कैश फ्लो में? हाँ हाँ है। वो कह रहे भैया हमने प्लांट को एंड पे रेजिडुअल वैल्यू पे 3 साल बाद बेचना है, कितने में? 100 रुपए में। ये कैश फ्लो ऑलमोस्ट आधे लोगों ने पेपर में मिस कर दिया था। वैल्यू हाँ अभी भी मिस कर दिया होगा। अब इसका मतलब एंड में आपको 100 रुपए और मिलेंगे। ये क्या जनाब? डिस्पोजल पे। ये हमने शायद नहीं पढ़ा ना अभी तक। पढ़ लिया, लानती हूं, मैं भी देखना चाह रहा था। बताया मैंने तुम लोगों के, हम लोग ये रहा ये रहा ये रहा मनुष्य, ये रहा, याद है? कसम बहुत झूठे हो तुम लोग। ये क्या आ रहा है? 210 ये, और ये 252। ऐसा। अब बताया सर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? क्या जी? हाँ तो मेरे पास तो खुला हो ना। चलो क्या आ रहा है सर? 9%। 210 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो क्या आ रही है? 210 डिवाइडेड बाय 1.09, 192। तो ये तरजीह बन लो। ये बात हो गई। यार कोई बंदा जरा देखो यहाँ, अली गौहर नाम होगा। कितने लोगों ने ये सवाल कोई 70-80% कर लिया और कितने लोगों से आधा भी नहीं हुआ? झूठ नहीं बोले ना, बताओ तो सही यार, इससे कहना नहीं हुआ। 50% से कम वाले कितने बच्चे? क्यों? पहली क्लास है, दूसरी है ना, तो बेटा ये जो बीच में 3-4 क्लासेस होंगी ना, ये फोन से ले लो। मैं फ्राइडे के दिन फिर एक क्लास ऑफ करूंगा, ठीक है? ताकि कल फ्राइडे तो कल फिर ऑफ कर लें, ताकि जो जिनका बैकलॉग है वो फोन से देखें।
अच्छा चलो मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक। मैं बात करता हूँ बेटा बाकी फैकल्टी से भी, सारे माशाल्लाह सीनियर टीचर्स हैं, तो बात चलो क्या मसला है? हाँ बंद। आगे आगे अभी आ गया। चलो यार अभी तूने हिलाया था तो रोशनी आई थी। ये क्वेश्चन में 14 था। जी बेटा बुक बेटा प्रिंटिंग में कोई अगले वीक में किसी पॉइंट पे आ जाएगी। चलो जी आगे आगे चलो सर निकाल के ना जरा इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है। चलो जी क्या रही है और ये और ये अजान दोस्त अरे भाई लास्ट 1.09 divided by 1.09 raised to power 2 divided by 1.09 raised to power 3। ऐसा अब बताएं सर मेरे पास इन तीनों को ऐड अप करूं तो वैल्यू, अब बताएं सर मेरे पास दोनों चीज आएंगी। 515 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना जी 515। वैल्यू इन यूज दोनों में से ज्यादा कौन सा? कवरेबल अमाउंट 537 हो गया, निकालूं तो कितने का 73। पक्का बढ़ू एक सवाल 5 मिनट और दूं, ये 5 मिनट का क्वेश्चन था, एक सवाल आपको और देना हूँ। पक्का बढ़ जाएंगे। कितना फिर रिपीट करो कितने लोगों ने ये आधे से ज्यादा कर लिया और सिवाय वो पीछे 2 बच्चे बैठे हैं उनसे शायद नहीं। अच्छा चलो आगे आ गया। प्यारे बच्चों ये है हमारे पास, यार चुप हो जा, चुप हो जा। चलो जी ये है लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट अटेम्प्ट का ही उससे पहले सही। सुनो मैं इसको रीड करूं, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन समझा रहे। मुझे बताओ मशीन ऑपरेट करने की कॉस्ट होगी या नहीं होगी? जो है वो पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा, ठीक है जी, मिट्टी का तेल डालना पड़ेगा, ये सारे खर्चे आएंगे सर, ये लाजमी खर्चे सर। क्या इसके बगैर प्रोडक्शन हो सकती है? नहीं।
तो देखो मुझे, मैंने आपको वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में क्या सिखाया, 6 चीजें छोड़ के बाकी वहां लिखा हो ना, कुत्ता कॉस्ट, बिल्ला कॉस्ट सब ले लो, इग्नोर क्या करनी है, ये 6 चीजें करनी है, ठीक है। तो एक बंदा कह रहा है यार मुझे बताओ केला हलाल है हराम है। भाई कुरान में हराम चीजों की चीज बातें लिखी हुई है, ये चार चीजें 10 चीजें हराम है, बाकी सब हलाल है। फिर एक आ जाएगा थोड़ा हलाल है हराम है, जो चीज मना है वो मना है, बाकी सारी चीजें क्या है। कौन से कैश फ्लो लेने आपने सब लेना है सिवाय इन 4-5 चीजों। अब इधर लिखा रहा सर कोई बड़ी गाड़ी किस्म की अंग्रेजी में, ये कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज द एसेट या मेंटेन द एसेट इन सच अ वे दैट इट कुड प्रोड्यूस सो मच यूनिट। नहीं सर आपने तो ये वाली कॉस्ट बताई, मैंने आपको क्या बताया जो नहीं लेनी, ठीक है, बाकी सारी क्या करनी है। सर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, ये क्या है सर, बारबरी सीमेंट लिमिटेड, जो इनका दिल आता है, ठीक है जी। मैंने एक सवाल देखा उस लॉ के पेपर में, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसकी बड़ी बच्चे बॉडी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। किताब सवाल का नाम था जसूड़ा लिमिटेड, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैं हैरान हुआ देख के, मैंने कहा यार सही है, कुछ बंदा बैठा होगा तफरी यहाँ देखिए। अब नजर को 31 दिसंबर 2020 पे एक प्लांट है जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 400, कैरिंग अमाउंट कितनी है भैया 400। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4 ईयर। लाइफ कितनी रह गई है, तो इसका मतलब वैल्यू यूज कितने सालों में निकालनी है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ये कह रहा है जनाब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट। गौर से देंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। Inflows from sale of product to be manufactured by the plant for year 2021 are estimated at 200 million। वो कह रहा है अगले साल की जो सेल्स है वो कितनी है, ये लेना है नहीं लेना वैल्यू, ना भाई यही तो लेना है। और वो कह रहे हैं these inflows, सिर्फ inflows की बात कर रहा है, are subject to 10% decrease in each subsequent year due to declining demand। उससे का अगले साल की सेल 200 है, उसके आगे की सेल 10% कम होगी, उसके अगले साल की सेल और 10% कम होगी, और उसके अगले साल की सेल और 10% कम हो जाएगी। क्यों, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती जा रही है, क्या ये कैश फ्लो लेना है, हाँ। फिर उसने कहा आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट, जो मशीन चलाने का खर्चा है वो 80 मिलियन का नेक्स्ट ईयर का 2021 का। वो कह रहे ये आउटफ्लो अगले सालों में 5% इंक्रीज होंगे, जबकि डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ये इंक्रीज क्यों होंगे, ये कह रहे भैया ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड प्लांट्स वियर एंड टियर, प्लांट में टूट फूट आ गई है तो ये हमें खर्चा करना पड़ेगा। अब इनफ्लोस कम होते जा रहे हैं और आउटफ्लोस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने सर सारे सालों की, चारों सालों के इनफ्लोस लिखने पहले, फिर उसमें से क्या माइनस करना है, आउटफ्लोस माइनस करना है। फिर वो कह रहे जी कंपनी का टैक्स रेट, इनकम टैक्स जो है वो 20% है, ये तो लेना ही लेना है ना, नहीं सर। फिर डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पर चलता है, ये तो लेना ही लेना है, नहीं सर। फिर प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज 100 मिलियन, ये डिस्पोजल वैल्यू ये लेनी है हमने, कब लेनी है, लास्ट ईयर में। अच्छा, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट इज 12 एंड 9.6 है, ये हमने अभी डिस्कशन करनी है। आप हमेशा कौन सा रेट लेंगे डिस्काउंटिंग के लिए, प्री टैक्स। इतना मैं भी इसको डिटेल में आगे बताऊंगा, हमारे को 10 मिनट का इसको डिस्कशन है कि हमें टैक्स जो डिस्काउंट रेट है वो कौन सा लेना होता है, याद रखना हमने कौन सा लेना होता है, इसकी लॉजिक क्या है वो भी थोड़ी देर में, ठीक। फिर वो कह रहे जनाब टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी कैन बी परचेज्ड एट ₹350 मिलियन। उसका इसी जैसा प्लांट इससे जबरदस्त कंडीशन में 350 मिलियन का आ जाएगा। ये क्या है, वेरी गुड सर, ये रिप्लेसमेंट वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू नहीं है। फिर वो कह रहे BCL has received an offer to buy the existing plant for 250 million, ये फेयर वैल्यू है सर अभी बेचने में, ठीक है जी। एंड विल हैव टू इनकर अ शिपिंग कॉस्ट ऑफ 7 मिलियन, सर ये कॉस्ट टू सेल में आ जाएगा ऐसा। वो कह रहे भैया आप एक काम करें, ये इम्पेयरमेंट निकाल के दे दें सर, 2022 की ये लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया है, ठीक है जी। और से देख लें, 8 नंबर का सवाल है शाबाश।
नहीं नेट नहीं करते। अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हो तो सेम रेट होगा तो मैसेज है, एक बड़े एक कम हो तो फिर आपने अलग अलग ही निकाला। मैं नहीं कर रहा हूं। चलो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कितना ये बता दो। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सीधा सीधा इस बंदे ने आपको दिया 250 माइनस 7, 243। और हमने क्या निकालना है, वैल्यू न्यूज। वैल्यू न्यूज में हाँ मेरे बच्चों स्टैंडर्ड मुश्किल था आसान था, ये तो मैं हर स्टैंडर्ड के बाद इसी तरह की बात करती है इंशाल्लाह चल पड़ेगा। हम अगली क्लास में स्टैंडर्ड की थ्योरी देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, इसके लास्ट अटेम्प्ट का पास पेपर देखेंगे। ठीक सर, सेल्स कितनी 90%, 90%, 90%, 1 कॉस्ट 84, मट्टी पाओ बड़ों वाली चीज कराएं। चले जी, डिस्पोजल वैल्यू, इसके लिए बेटा घर में बात करनी पड़ेगी आपको। कितना ही चलें जी, डिस्पोजल प्रोसीड्स भी डाल दिया हमने। अब बताएं सर इनकी प्रेजेंट वैल्यू 12% से, कल हमारी डिस्कशन में 12% का रेट भी डिस्कस होगा। कितना 334 टोटल आ रहा है, पक्का अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इन दोनों का हायर और इम्पेयरमेंट। इस सवाल को कितने लोगों ने मुकम्मल सही कर दिया था? इस सवाल को कितने लोगों ने 70-80% तक पहुंचा दिया था? ऐसा कोई बच्चा है जिससे हिला ही नहीं गया? सवाल की बात करो। नहीं पक्का? चलो जी सर, हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, एक छोटी सी डिस्कशन, उसके बाद फिर हमने एक आपका होमवर्क। यार एक बात बताओ बेटा, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो। एक बच्चा मुझे कई दफा जो है वो एक बात पूछ चुका है, मैं उसके लिए जरा एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में आपको एग्जामिनर देता है बिड प्राइस, और सुनना बिड प्राइस देता है सिर्फ 5 लाख, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको देता है ऑफर प्राइस 5.5 लाख। दोनों में से फेयर वैल्यू कौन सी? बिड प्राइस है। ऐसा बात वक्त एग्जामिनर होता है थोड़ा शरीर जाएगा, मस्ती करनी होती है उसको, तो वो क्या करता है, बिड प्राइस छुपा देता है। बिड प्राइस छुपा देता है। वो आपको कहता है जी ऑफर प्राइस है 5,50,000 और बिड और ऑफर का एवरेज ये है 5,25,000। अब बिड ऑफर का एवरेज पता है क्या है? उसने कहा, एग्जामिनर कह रहे हैं मैंने रखा बिड प्राइस, मैंने रखी ऑफर प्राइस और डिवाइड बाय 2 कर दिया, और ये बराबर है किसके? 5,25,000 की। क्या इस बिड ऑफर प्राइस में बिड पता है तुम्हें? नहीं। ऑफर पता है कितनी? डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू। अब बताओ सर, इसमें से बिड प्राइस निकाली जा सकती है? यस सर। एक बच्चा कह रहा है कैसे बिड प्राइस कैसे निकलेगी? ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिड प्लस 550 इक्वल्स टू पूरा बिड प्राइस कितनी। मैंने ये सवाल एमसीक्यूज में दिया था और बहुत सारे लोगों ने सॉल्व नहीं, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, कोई 12-13% लोग ऐसे थे जिनसे सॉल्व नहीं हुआ। सेट है, कर लोगे ये सारी चीजें? अच्छा, एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए,
जो हमने अगली क्लास में देखना है। एक तो हमने डिस्काउंट रेट देखना है कि कौन सा इस्तेमाल करना है, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स। अगली क्लास में हमने कुछ थ्योरी देखनी है, ठीक है, जो पेपर में आती है, और मतलब थ्योरी आती है पेपर में, इसके लिखने के लिए नहीं होती है, एमसीक्यूज में आती है, ठीक है। वो हमने अगली क्लास में देखनी है कि किस एसेट की इम्पेयरमेंट हर साल करनी है, किसकी हर साल अवॉइड नहीं करना है, किसकी जो है वो ओकेजनल करनी है, ये सारी चीजें हमने अगली क्लास में देखनी है। तो एक तो हमने देखना है डिस्काउंट रेट पर डिस्कशन, दूसरा हमने क्या देखना है, थ्योरी, ठीक है जी। तीसरा हमने करना ये है कि सर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है, ताकि आपको फेयर आइडिया हो जाए कि पेपर में एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं। और लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है वो हमने अगली क्लास में सॉल्व करना। 4 चीजें हमारी होंगी, तो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। कल मैं अभी सारे टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा गुजारिश की माजरत की, कल आपकी छुट्टी दी जाए, ताकि जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम सर छुट्टी करने के बाद को 10-15 लेक्चर देख लिए थे, तो आप अभी भी देख लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।